बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में आरती अपने पति सुमित के साथ रहा करती थी। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए आरती बहुत ज्यादा उदास रहा करती थी। वह बहुत पूजा भी करती थी, मंदिरों में भी जाया करती थी। भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती कि जल्द से जल्द उसके घर में भी बच्चे की किलकारी सुनाई दे। ऐसे ही एक दिन आरती सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। आरती डस्टबिन के पास जाकर देखती है तो एक मासूम बच्ची रो रही थी। आरती उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे देखकर कहती है, अरे देखो तो, पता नहीं किसने इस मासूम बच्ची को यहाँ डस्टबिन के पास छोड़ दिया। वह भी कितना बदनसीब है। ऊपर वाला भी गजब करता है। जिसे बच्चों की जरूरत नहीं होती उसे बच्चे दे देता है, और जिसे जरूरत होती है उसे देता नहीं है। तुम रो मत प्यारी बच्ची, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा नाम मुस्कान रखती हूँ। मैं ही तुम्हारी देख रेख करूँगी। ऐसा कहकर आरती मुस्कान को अपने साथ घर लेकर आ जाती है और सुमित भी मुस्कान को देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और मुस्कान के शुभ कदम से आरती भी मां बन जाती है। उसके घर भी एक बहुत प्यारी परी जैसी बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम वह सपना रखती है। आरती बहुत खुश थी कि वह दो बेटियों की माँ है। ऐसे ही समय बीत रहा था। मुस्कान और सपना बड़ी हो चुकी थी, लेकिन सपना मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसकी तरह सुंदर नहीं थी। मुस्कान का रंग सांवला था और चेहरे पर निशान भी थे, और ऊपर से वह उसकी सगी बहन भी नहीं थी। इसलिए हमेशा सपना मुस्कान को खरी खोटी सुनाती रहती। ऐसे ही एक दिन मुस्कान सपना से कहती है, सपना, कल मेरा जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलती तो अच्छा रहता, क्योंकि मैं सोच रही थी मेरे जन्मदिन पर हम दोनों एक जैसी ही फ्रॉक पहने। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तुम चलोगी ना? क्या कहा? तो जैसे काली बंदरिया के साथ मैं शॉपिंग करने जाऊंगी? तूने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? मैं कहाँ अप्सरा से सुंदर और तू कहाँ काली कलूटी, और होगी भी क्यों ना, तू मेरी सगी बहन थोड़ी ना है। तू तो कूड़ेदान से उठाई गई है। मैं तो मेरी माँ की तरह सुंदर हूँ, तेरी माँ भी तेरी तरह काली कलूटी बंदरिया की तरह ही दिखती होंगी। तू गई बिल्कुल अपनी माँ पर। और मुझे कोई खुशी नहीं है तेरे जन्मदिन की, इसलिए मैं तेरे साथ शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी अपनी इंसल्ट कराने के लिए। देखो तो, काली कलूटी मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। सपना, मुझे नहीं पता कि मुझे किसने जन्म दिया, लेकिन मेरी माँ आरती माँ है। मैंने इन्हें ही सब कुछ माना है और मैं तुम्हें भी अपनी बहन मानती हूँ। प्लीज तुम भी मुझे अपनी बहन मान लो। रंग रूप से क्या होता है, तुम मेरे काले रंग की वजह से मुझसे बात नहीं करती, मेरे साथ घूमने नहीं जाती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा लगे या बुरा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये बात सच है, तेरी बदसूरती की वजह से मैं तुझे पसंद नहीं करती। तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है, इसलिए चुपचाप अकेली शॉपिंग करने जा, मैं नहीं जाऊंगी। बेचारी मुस्कान, वह अपनी बहन के प्यार के लिए तरसती थी। वह चाहती थी कि सपना भी उसे अपनी बड़ी बहन माने और वह भी बहनों की तरह प्यार से रहें, लेकिन हमेशा सपना मुस्कान की इंसल्ट कर कर, उसका मजाक उड़ाकर उसे दुखी कर देती। मुस्कान शॉपिंग करने चली जाती है और अगले दिन अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। आरती और सुमित भी बहुत खुश थे। तभी आरती मुस्कान से कहती है, मुस्कान बेटा, मैंने तुम्हारा केक ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। सुमित जी, मुझे लगता है कि हमें अपनी प्यारी बिटिया का केक खुद ही जाकर लेकर आना चाहिए, और हमने अपनी प्यारी बिटिया के लिए गिफ्ट भी तो नहीं लिया। इसलिए मुस्कान बेटा, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, बस हम तुम्हारा केक और गिफ्ट लेकर आते हैं। और तुम इस फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही हो। मम्मी, आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं, और ये काली कलूटी बंदरिया सुंदर लग रही है। कहाँ से? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे काले कुएं ने अच्छे कपड़े पहन लिए हो, और ये काली कलूटी सुंदर। मेरी तो हंसी भी नहीं रुक रही। सपना, मुस्कान तुम्हारी बड़ी बहन है, यह तुम किस तरह से बात कर रही हो? मुस्कान मुझे बहुत प्यारी है, और इंसान रंग रूप से सुंदर नहीं होता, दिल से सुंदर होता है। मुस्कान बेटी का दिल बहुत सुंदर है, हमेशा मजबूर लोगों की मदद करती है, बड़ों का आदर करती है, मेरा और सुमित जी का कितना सम्मान करती है। सब गुण है मेरी मुस्कान बेटी में। आज के बाद मैं तुम्हें मुस्कान की इंसल्ट करते हुए ना देख लूं, यह बात अच्छी तरह समझ लेना।
ऐसा कहकर आरती और सुमित मुस्कान के लिए केक और गिफ्ट लेने के लिए चले जाते हैं और वह लेकर भी आ रहे थे कि तभी रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु। जब ये खबर मुस्कान और सपना को लगती है तो दोनों बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। नहीं नहीं माँ पिताजी, यह सच नहीं हो सकता। आप हम दोनों बहनों को इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलिए माँ पिताजी, अपनी आंखें खोलिए और मुझे बर्थडे विश कीजिए। हम तो सब पार्टी एंजॉय करने वाले थे, केक काटने वाले थे, यह क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? माँ पिताजी प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलिए। काली कलूटी बंदरिया, यह ड्रामे ना किसी और को दिखाना। मुझे सब पता है, यह सब कुछ तेरे इस मनहूस बर्थडे की वजह से हुआ है। ना मम्मी पापा तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट और केक लेने जाते और ना वो इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर जाते। ये सब कुछ तेरी मनहूसियत की वजह से हुआ है। जरूर तो अपनी माँ के लिए भी मनहूस होगी, तभी तो उन्होंने तुझे डस्टबिन के पास छोड़ा। आज तेरी उसी मनहूसियत ने मेरे मम्मी पापा को छीन लिया। काली बंदरिया, मेरी नजरों से दूर हो जा। मुस्कान सपना को कुछ नहीं कहती। कहीं ना कहीं मुस्कान भी खुद को कसूरवार समझ रही थी। कुछ समय बाद आरती और सुमित का दाह संस्कार हो जाता है और सपना और मुस्कान की देखरेख के लिए उनकी दादी आ जाती हैं और वह भी मुस्कान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। सपना, मेरी परियों जैसी पोती, आजा मेरे पास आजा। आरती और सुमित के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। जैसे ही मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हुई, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गई। यह सब कुछ इस काली कलूटी मनहूस की वजह से हुआ है। मेरी पोती से उसके माँ बाप छीन लिए। अब यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? चल जल्दी से मेरे लिए सूप बना के लेकर आ, भूख लग रही है। जी दादी जी, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट सूप बनाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगा। सुन खाली कलूटी, मुझे दादी कहने की जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही पोती है, वो है सपना। तो जैसी बदसूरत और मनहूस को मैं अपनी पोती नहीं मानती। मेरी तो सुंदर परियों जैसी पोती है सपना, मेरी प्यारी बच्ची। मुस्कान बेचारी दादी के लिए सूप बनाती है, उनकी बहुत सेवा करती है, रात को उनके पैर दबाती है, सर की मालिश करती है ताकि वह भी सपना की तरह उससे प्यार कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन राजमहल द्वारा एक अनाउंसमेंट की जाती है। सुनो सुनो सभी, गौर से सुनो। इस गांव में जो भी विवाह योग्य लड़की है वह कल राजमहल में आ जाए, क्योंकि रानी मोहिनी अपने इकलौते बेटे राजकुमार विराट की शादी कराना चाहती हैं। जो भी लड़की रानी मोहिनी को पसंद आएगी वह राजकुमार विराट से उसकी शादी करा देंगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और मुस्कान अपनी दादी से जाकर कहती है, दादी आपको पता है रानी मोहिनी अपने इकलौते बेटे राजकुमार विराट की शादी इस गांव की सुंदर लड़की से कराना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है। मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी, देखना मेरी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे और राजकुमार विराट को तो मैं ही पसंद आऊंगी, उनसे तो मेरी ही शादी होगी, मैं बनूंगी महारानी। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी पोती, तुम हो ही इतनी सुंदर, तुम्हारी ही शादी होगी राजकुमार विराट से और मैं तुम्हें बहुत सुंदर फ्रॉक, मेकअप, सैंडल यह सब दिलाऊंगी ताकि तुम और भी ज्यादा सुंदर लगो। दादी मेरे सभी कपड़े बहुत पुराने हो चुके हैं और मेरे पास तो मेकअप का भी सामान नहीं है, तो आप मुझे भी मेकअप कपड़े दिला देना, क्योंकि राजमहल में सभी लड़कियों को बुलाया गया है। वहाँ पर सुंदर लड़कियों को बुलाया गया है, तो जैसे बदसूरत काली कलूटी बंदरिया को नहीं। तुझे वहाँ ले जाकर मैं अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहती, चुपचाप घर में रहना। सभी लड़कियों को बुलाया गया है लेकिन वह सुंदर होनी चाहिए, तो जैसी काली कलूटी को नहीं। हाँ हाँ सही तो कह रही है मेरी पोती, अपनी काली शक्ल लेकर तू वहाँ नहीं जाएगी, तेरी वजह से मेरी पोती की और इंसल्ट होगी। रानी मोहिनी तो जैसी काली कलूटी को अपने घर की नौकरानी ना बनाए, बहुरानी बनाना तो बहुत दूर की बात है। देखो तो काली कलूटी कैसे सपने देख रही है राजकुमार विराट की पत्नी बनने के। मैं तुझे कुछ नहीं दिलाने वाली, चुपचाप घर में झाड़ू पोंछा कर, यही तेरी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। चल सपना
सपना, मेरी प्यारी पोती, हम शॉपिंग कर कर आते हैं। जब तक हम शॉपिंग कर कर आते हैं घर के सारे काम हो जाने चाहिए और हमारे लिए खाना भी बन जाना चाहिए। बेचारी मुस्कान आंखों में आंसू लेकर चुप हो जाती है और काम करने में जुट जाती है। सारे काम करने के बाद वह खाना बनाती है और दोनों दादी पोती शॉपिंग कर कर आ जाती हैं और खाना खाकर सो जाती हैं। सुबह होने के बाद मुस्कान अच्छे से तैयार होकर दादी के साथ राजमहल जाने के लिए निकल जाती है। मुस्कान भी टकाटक दोनों को देखती रहती है और बहुत रो रही थी। उनके जाने के बाद मुस्कान अपनी माँ की तस्वीर देखकर कहती है, माँ, एक आप ही तो थी जो मुझसे प्यार करती थी और अब भी मुझे छोड़कर चली गई। आपके सामने भी सब मेरे रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप मुझे हौसला देती थी, मुझे हिम्मत देती थी। लेकिन आपके जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। बाहर वाले तो मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाते ही हैं, लेकिन सपना भी मुझे अपनी बहन नहीं मानती और दादी भी मुझे अपनी पोती नहीं मानती। पता नहीं मुझे किस किस नाम से पुकारती है, काली कलूटी, मनहूस, काला साया, अमावस की रात। यह सब सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। गांव की सभी लड़कियां आज राजमहल में एंजॉय कर रही होंगी और मैं यहाँ घर में सिर्फ अपने रंग रूप की वजह से। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह से मुस्कान बहुत रो रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह मुस्कान से कहती है, मुस्कान, मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम राजमहल जरूर जाओगी और जैसा तुम्हारा दिल सुंदर है, बिल्कुल ऐसी ही सुंदरता के साथ बेटा मैं तुम्हें जादुई पाउडर और जादुई लिपस्टिक देती हूँ। जादुई पाउडर से तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी और जादुई लिपस्टिक की मदद से तुम्हारे पास बहुत सुंदर कपड़े आ जाएंगे और तुम उड़ते हुए राजमहल पहुँच जाओगी। लेकिन बेटा याद रखना, तुम अमावस वाले दिन भूल कर भी घर से बाहर मत निकलना, वरना बेटा अनर्थ हो जाएगा। बस तुम्हें यही एक बात याद रखनी है, ठीक है? अपना ख्याल रखना और राजमहल में बहुत एंजॉय करना, ठीक है बेटा? अपनी माँ की बातें सुनकर मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपनी माँ का दिया हुआ जादुई पाउडर लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, मानो जैसे अभी आसमान से सुंदर परी उतरी हो। और जादुई लिपस्टिक लगाने के बाद उसके सादे से कपड़े एक सुंदर गाउन में बदल जाते हैं और वह उड़ते हुए राजमहल पहुँच जाती है। मुस्कान की सुंदरता देखते ही सब पागल हो जाते हैं और बस सब उसे ही देखते रहते हैं। राजकुमार विराट को भी मुस्कान बहुत ज्यादा पसंद आती है और रानी मोहिनी को भी। वह मुस्कान को ही अपनी बहू बनाने का फैसला करती हैं। यह सब देखकर सपना आग बबूला हो जाती है। तो मुझे हमारे गांव की नहीं लग रही, कहाँ से आई है? सच सच बताना, इतनी सुंदर लड़की हमारे गांव में तो नहीं थी। पूरे गांव में सिर्फ मैं ही सुंदर थी, इसलिए मुझे बता कि तू कौन है? सपना, मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहन मुस्कान। यह सुनकर तो सपना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि कितनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई और उसकी शादी राजकुमार विराट से क्यों हो रही है। घर जाने के बाद सपना अपनी दादी से कहती है, दादी, यह काली कलूटी बदसूरत, इसका नसीब तो देखो कितना अच्छा है। बचपन में जब इसके माँ बाप ने इसे डस्टबिन के पास फेंक दिया तो माँ उठा के लेकर आ गई और आज इसे इतनी ज्यादा सुंदरता मिल गई जिसकी मदद से राजकुमार विराट से इसकी शादी हो रही है। यह महारानी बनने वाली है। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता लगाना होगा आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। हाँ बेटा, कह तो बिल्कुल ठीक रही है, हमें पता लगाना होगा। राजकुमार विराट से तो सिर्फ तुम्हारी शादी होनी चाहिए, इस मनहूस की नहीं। इस तरह से दोनों दादी पोती मुस्कान के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन दोनों को पता चल जाता है कि मुस्कान के पास जादुई पाउडर और जादुई लिपस्टिक है जिसकी मदद से वह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। और दोनों दादी पोती जादुई पाउडर और जादुई लिपस्टिक चुरा कर लेकर आ जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। और जैसे ही सपना वह जादुई पाउडर और जादुई लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत सुंदर हो जाती है। अरे वाह सपना बेटा, तू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, उस मनहूस से भी ज्यादा। तेरी सुंदरता को देखकर तो राजकुमार विराट दीवाना ही हो जाएगा। तू अभी जा और रानी मोहिनी को मुस्कान की बच्ची के खिलाफ भड़का करा।
दादी और सपना को ये नहीं पता था कि अमावस वाली रात को जादुई पाउडर और जादुई लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर नहीं निकलना था। सपना खुशी खुशी राजमहल पहुंच जाती है और वहां जाकर रानी मोहिनी से मुस्कान के खिलाफ अनाप शनाप कहने लगती है। तभी रानी मोहिनी कहती हैं, इतनी बदसूरत लड़की हमने आज से पहले कहीं नहीं देखी। तुम खुद को सुंदर बता रही हो, क्या तुमने अपनी शक्ल आईने में कभी नहीं देखी? अगर तुम खुद को आईने में देख लो तो डर जाओ और तुम हमसे आकर बात कर रही हो, हमारी होने वाली बहू के बारे में अनाप शनाप बोल रही हो। रानी मोहिनी की बातें सुनकर सपना छटपटा जाती है और जैसे ही वह आईना देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सपना बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रही थी। वह पूरी तरह से गंजी और उसका रंग बिल्कुल काला, चेहरे पर निशान। यह देखकर सपना बहुत रोती है और कुछ दिन बाद मुस्कान की शादी राजकुमार विराट से हो जाती है। वह अपने माँ के जादुई पाउडर और जादू लिपस्टिक की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और सपना की जिंदगी में उसके लालच की वजह से अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। काली बंदरिया, ओ काली बंदरी कहाँ है? जल्दी मेरे रूम में आ। इस काली बंदरिया को आवाज नहीं आती, कान में तेल डाल के रखा कर। काली शक्ल वाली काली बंदरिया कहाँ है? जल्दी मेरे पास आ। मुझे मम्मी के साथ बर्थडे पार्टी में जाना है। तुझे आवाज नहीं आ रही? मेरी रेड सैंडल कहाँ रखी है? काली बंदरिया जल्दी मेरे पास आ। काव्या की यह आवाज सुनकर सुरभि दौड़ी दौड़ी उसके रूम में जाती है और उसे उसकी सैंडल ढूंढकर देती है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने लगती है। तभी मायूस होकर सुरभि अपनी मामी से कहती है, मामी, काव्या दीदी आप दोनों बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? मेरा भी बहुत मन कर रहा है किसी पार्टी में जाने का। जब से माता पिता इस दुनिया से गए हैं तब से मैंने ना कोई शादी की है और ना कोई पार्टी। बस घर में रहते रहते घर के काम करती रहती हूँ। बहुत घुटन हो रही है। मामी, आपने मेरा स्कूल भी बंद करा दिया, बाहर भी जाना नहीं होता। क्या मैं आप लोगों के साथ बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ? लगता है काली कलूटी 6 महीने वाली बात भूल गई जब मेरी कुछ सहेलियां आई थी और तुझे देखकर उन्होंने मेरी कितनी इंसल्ट की थी। आज भी वह मनहूस दिन मैं भूली नहीं हूँ और तू चाहती है कि मैं तुझे अपने साथ अपनी बेटी के दोस्त के बर्थडे पार्टी में लेके जाऊँ और वहाँ ले जाकर अपना और अपनी बेटी का मजाक बनवाऊँ। तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? काली बंदरिया लगती है। काली कलूटी काली शक्ल देखी नहीं है, हमारे साथ जाने के लिए कह रही है। तो जैसी काली कलूटी कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं होती, सिर्फ घर में रहकर नौकरानियों की तरह घर के काम करने के लिए होती हैं। शादी पार्टी में तो हम जैसे सुंदर लोग जाते हैं, तो जैसे बस सूरत नहीं, चुपचाप घर में रहकर घर के काम कर। मनहूस काली कलूटी बर्थडे पार्टी में जाएगी। और हाँ सुन काली कलूटी, हमारे पीछे तो मेकअप करने मत लग जाना। मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक रखी है, कभी तो उन्हें अपने काले होठों पे लगा के देखे और उन्हें खराब कर दे। उन्हें हाथ लगाने की भी कोशिश मत कर लेना, वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। कल मुझे एक पार्टी में जाना है, इसलिए मेरी ब्लैक ड्रेस तैयार रखना, समझ रही है ना काली कलूटी? चलिए मम्मी जी, देर हो रही है। ऐसा कहकर सुमित्रा और काव्य दोनों बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं और बेचारी सुरभि अपने काले रंग की वजह से घर में रह जाती है। तभी वह आईने के सामने जाती है और खुद को देखती है और खुद से बातें करती है। काव्य दीदी कितनी गोरी और सुंदर है। अगर मैं भी काव्य दीदी की तरह सुंदर होती तो क्या पता मामी जी मुझसे प्यार करती जैसे वह अपनी बेटी से करती हैं। उन्हें काले लोग पसंद नहीं है ना, इसलिए शायद वह मुझसे इस तरह से बातें करती हैं, इसलिए वह मुझे प्यार की नजर से नहीं देखती। और वह बेचारी भी क्या करे, मैं हूँ ही इतनी काली, सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। मेरी वजह से मामी और काव्या दीदी की भी तो इंसल्ट होती है। यही बात है, वरना कोई इंसान इतना निर्दयी और कठोर कैसे हो सकता है। घर से बाहर गए आज मुझे पूरे 10 महीने हो गए, बस घर में रहकर घर के काम करती रहती हूँ। काश ऊपर वाला भी मुझे थोड़ा रंग रूप दे देता तो कितना अच्छा रहता।
ऐसा सोचकर सुरभि अपने दिल को तसल्ली देती है कि उसके काले रंग की वजह से उसकी मामी उससे प्यार नहीं करती। बेचारी सुरभि घर के सारे काम खत्म कर लेती है और देर रात को दोनों माँ बेटी पार्टी से वापस आती हैं और घर आने के बाद सुमित्रा सुरभि को कल का बचा कुचा खाना देती है। सुरभि उसे खाकर सो जाती है। अगले दिन सुमित्रा सुरभि के पास आती है और उससे कहती है, सुन काली कलूटी बंदरिया, कल मेरी बेटी काव्या को देखने के लिए बहुत बड़े घराने का परिवार आ रहा है, इसलिए तू घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और उन सभी मेहमानों के लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाकर तैयार रख देना। कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और काव्या को अच्छी तरह तैयार भी कर देना। समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तेरे साथ क्या करूँगी तो सोच भी नहीं सकती। अगर तेरी वजह से कुछ भी गलती हुई, समझ रही है ना काली कलूटी मैं क्या कह रही हूँ? मम्मी आप इस काली कलूटी से कह दीजिए कि जब मुझे लड़के वाले दिखने तो ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। कहीं इसकी मनहूसियत से इसकी काली कलूटी शक्ल को देखकर वह लोग डर ना जाए और वह शादी करने से पहले ही इनकार ना कर दे, क्योंकि ये तो मनहूस है ना। पहले इसने अपने माता पिता को खा लिया। इसकी काली शक्ल मनहूसियत का निशान है ना, निशान। इसलिए मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ। और वैसे भी वह लोग जो पूछेंगे कि काली कलूटी कौन है तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आपकी कितनी इंसल्ट होगी। समझ रही है ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ मम्मी? अरे वाह मेरी प्यारी बिटिया, तो कितनी ज्यादा समझदार होगी। तूने बिल्कुल सही कहा। इस मनहूस की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सुन मनहूस काली कलूटी, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेहमानों के सामने मत आ जाना। घर के सारे काम करने के बाद रूम में बंद हो जाना। बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तो जैसे काली कलूटी की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो जाए। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है मामी, आप जैसा कहती हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं घर का सारा काम खत्म करने के बाद रूम में बंद हो जाऊंगी, बाहर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर सुरभि बेचारी चली जाती है। सुबह होने के बाद सुरभि पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, अलग अलग तरह के बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी तैयार करती है और उसके बाद काव्या को अच्छे से तैयार करती है। कुछ समय बाद लड़के वाले काव्या को देखने आ जाते हैं और बेचारी सुरभि सभी काम करने के बाद रूम में बंद हो जाती है और दरवाजे के पीछे सभी रस्में होते हुए देख रही थी। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। यह सब देखकर सुरभि के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, काश मैं भी यह सब कुछ एंजॉय कर पाती, लेकिन मेरी किस्मत में तो एंजॉय करना लिखा ही नहीं है। मेरे काले रंग की वजह से मामी जी मुझे मेहमानों के सामने आने नहीं देती और न ही मुझे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाती है। मेरा रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया। माँ पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी रही होती, मैं भी एंजॉय कर रही होती। ऐसा सोचकर सुरभि रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ काव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। सारी रस्में बहुत अच्छी तरह हो जाती हैं। लड़के वाले घर जाने वाले ही होते हैं। तभी जिस रूम में सुरभि बंद थी वहाँ एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर सुरभि डर जाती है और वह तुरंत रूम से बाहर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मामी जी बचाओ बचाओ, अंदर सांप है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। मामी जी बचाइए ना, इस स्टोर रूम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है। पता नहीं किस सामान के साथ आ गया होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मामी जी मुझे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, कुछ कीजिए ना, सांप को भगाइए ना मामी जी। ऐसा कहकर सुरभि बहुत डर रही थी, बहुत रो रही थी। तभी सुमित्रा चारों तरफ देखती है तो वहाँ कोई सांप वाप नहीं होता। सुमित्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सभी मेहमानों के सामने बेचारी सुरभि की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। तभी लड़के की माँ सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहन, मैं आपको किटी पार्टी से जानती हूँ और जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है आपको काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे भी काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ही तो मैं आपके घर आपकी बेटी से रिश्ता करने आई थी कि हम दोनों की मेंटेलिटी एक जैसी है। लेकिन यह कौन? आपकी नौकरानी तो है नहीं, आपको मामी कह रही है, यानी कि आपकी रिलेटिव है। आप इतनी झूठी और मक्कार हो सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जिस घर में काले लोग होते हैं वह घर मुझे मनहूस लगता है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से नहीं करूंगी। इस रिश्ते को खत्म ही समझो। चलो बेटा यहाँ से।
सुरेखा बहन, मेरी बात तो सुनो। तुम छोटी सी बात को लेकर रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरी बात तो सुनो सुरेखा बहन। सुमित्रा सुरेखा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेखा सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वह अपने बेटे और पति को वहां से ले जाती है। सुरेखा के जाने के बाद सुमित्रा बेचारी सुरभि की और भी ज्यादा पिटाई करती है, उसके बाल खींचती है, हाथ मोड़ती है और धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, देखा मम्मी, यह मेरी सुंदरता से जलती है। आपने इसे मना किया था कि बाहर ना आए, फिर भी यह बाहर आई ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि इस काली कलुटी मनहूस को अच्छी तरह से पता है इसके काले रंग की वजह से इसकी शादी तो कहीं होगी नहीं, तो यह मेरी शादी भी नहीं होने देगी। माँ, इस काली कलुटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। इस काली कलुटी मनहूस को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होगी, लेकिन आज तो हद ही पार होगी। तुम्हारा रिश्ता पक्का होने के बाद टूट गया। काली कलुटी मनहूस, अब तो मेरे घर में एक पल और नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। मुझे नहीं पता कि तू कहाँ रहेगी, सड़क पर भीख मांग या अपने माता पिता की तरह किसी ट्रक के आगे आकर मर जा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तू मेरे घर में और नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। मामी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई और सहारा नहीं है। मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। माँ पिता की कसम खाकर कह रही हूँ। उनकी तो कसम मैं झूठी नहीं खा सकती। घर में सांप है और वो भी बहुत ज्यादा जहरीला और खतरनाक। मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से काव्या दीदी का रिश्ता टूटे या कभी आपकी इंसल्ट हो। मेरी बात का भरोसा तो कीजिए। घर में सांप है, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी मामी जी? सुरभि अपनी मामी और काव्या को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों माँ बेटी उसकी एक नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। सुरभि अपने साथ अपनी माँ की तस्वीर लेकर जाती है और अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी सुरभि की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आत्मा निकलकर बाहर आती है और वह सुरभि से कहती है, सुरभि बेटा, इस तरह से नहीं रोते। मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। यह दुनिया वाले इसलिए तुम्हें दुखी और परेशान करते हैं कि तुम काली हो, सुंदर नहीं हो, मगर कोई मेरी बेटी के हीरे जैसा दिल नहीं देखता। अभी इन लोगों को पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। और सुमित्रा और उसकी बेटी के सीने में तो दिल है ही नहीं, पत्थर है पत्थर, जो उन्होंने तुम जैसी मासूम लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। तुमने उनकी कितनी सेवा की, उनका कितना अत्याचार सहन किया। बस अब बहुत हुआ। अब मैं अपनी बेटी को तिल तिल और मरने नहीं दूंगी। बेटा, आज मैं तुम्हें जादुई सोने चांदी की 2 लिपस्टिक देने आई हूँ। जादुई सोने की लिपस्टिक लगाते ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी, जिसकी मदद से अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। और जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाते ही तुम जो भी कुछ कहोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मेरी प्यारी बिटिया, खुश रहना। सच में माँ, जादुई सोना चांदी की लिपस्टिक की मदद से मेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं। जब आप जिंदा थी तब भी आप मुझे दुनिया वालों के तानों से बचाती थी, और आज मुझे छोड़कर इतनी दूर चली गई, फिर भी आप मेरी मदद करने मुझे इस जालिम दुनिया से बचाने आई। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक देने के लिए आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। सुरभि बहुत खुश थी और सुरभि की स्वर्गवासी माँ सुरभि को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक देकर अदृश्य हो जाती हैं। और जैसे ही सुरभि वह जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वह जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और कहती है, मेरे सामने एक बहुत सुंदर घर आ जाए जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। सुरभि के इतना कहते ही उसके सामने एक महल जैसा घर आ जाता है जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर सुरभि एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुरभि शॉपिंग करके अपने घर वापस आ रही थी, तभी वह देखती है कि एक राजकुमार बेहोश पड़ा है। सुरभि उसे चेक करती है तो उसकी कुछ ही सांसें चल रही थी, क्योंकि उसे एक जहरीला सांप काट कर जा चुका था। तभी सुरभि तुरंत जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और कहती है,
जादुई चांदी की लिपस्टिक, मेरे सामने जो ये राजकुमार बेहोश पड़े हैं, यह बिल्कुल ठीक हो जाए, इनका सारा जहर शरीर से बाहर निकल जाए। सुरभि को इतना कहना था और वह राजकुमार देखते ही देखते ठीक हो जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वह सुरभि को देखकर हैरान हो जाता है। उस राजकुमार ने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी राजकुमार सुरभि से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप जैसी लड़की की तलाश थी जो बहुत दयालु और खूबसूरत हो। क्या आप मेरी राजकुमारी बनेंगे? सुरभि राजकुमार की बातें सुनकर शर्मा जाती है और वह राजकुमार सम्राट से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। आज सुरभि बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी माँ की जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से आज उसकी शादी एक राजकुमार से हो रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुरभि राजकुमार के साथ शहर घूमने जा रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी मामी नजर आती है जो रेड लाइट पर भीख मांग रही थी, जिसे देखकर सुरभि तुरंत अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आप यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांग रही हैं? आप तो कितनी ज्यादा अमीर थी, अचानक क्या हुआ? मामा, काव्या दीदी, वह सब कहाँ हैं और आप क्यों रो रही हैं? मामी, क्या हुआ, मुझे तो बताइए ना। सुरभि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहती थी। मैंने तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार किए, तुम्हें जो भला बुरा कहा, उसकी सजा मुझे बहुत अच्छी तरह मिली है। कहते हैं ना, बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है और मैं काट भी रही हूँ। सुरभि बेटा, अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो मैं अपने पति और बेटी को कभी नहीं खोती। तुमने सही कहा था, घर में बहुत ही जहरीला सांप था और उसने एक ही झटके में मुझसे मेरा पूरा संसार छीन लिया। पहले तुम्हारे मामा को काटा और फिर काव्या को, और उनके इलाज कराने में सब पैसा खत्म हो गया और वो फिर भी नहीं बच पाए और मैं अपना गुजारा भीख मांग मांग कर रही हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो, हो सके तो मुझे माफ कर दो। सुरभि अपनी मामी को माफ कर देती है और उन्हें अपने साथ अपने महल ले जाती है। अब सुमित्रा सुरभि को मामी जैसा नहीं, बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह मानती है। इस तरह सुरभि को एक मामी के रूप में सगी माँ मिल जाती है। सुरभि बहुत खुश थी कि उसकी माँ की जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से उसके पास कितनी सारी खुशियाँ आ गई और वह बहुत खुश होती है और पूरे परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।